हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं, वो है संविधान का भाग 4। आपने देखा धीरे धीरे हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया, चैप्टर 2 कंप्लीट किया, चैप्टर 3 कंप्लीट किया, अब हम चैप्टर 4 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ये है संविधान का भाग 4, जो कि डीपीएसपी के नाम से जाना जाता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें डिटेल में बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो एक्चुअलिटी में क्या होता है ना, कि जब सरकार बनती है तो सरकार का काम क्या होता है। सरकार एक्चुअलिटी में क्या होती है, जनता द्वारा चुने गए वो लोग जो जनता पे शासन करते हैं। यही तो होता है कि जनता के द्वारा चुने गए ऐसे लोग जो जनता का शासन कर जनता पर शासन करते हैं, है ना। अब शासन करने के बाद उनका क्या काम होता है, जनता के लिए, भलाई के लिए कार्य करना। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसको इस वाले चैप्टर 4 में यही समझाया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक्चुअलिटी में है क्या। इसमें हम सीधे सीधे बात करते हैं, जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, और सारे के सारे आर्टिकल हम लाइन से कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट हमने लिया आयरलैंड से। कहां से लिया दोस्तों? आयरलैंड से। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व की जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये हमने अपने संविधान में कहां से अडॉप्ट किया? आयरलैंड से। अब क्वेश्चन पेपर में और डीपली चला जाता है तो वो ये पूछता है कि भैया ये बताओ आयरलैंड ने कहां से लिया। तो आयरलैंड ने दोस्तों कहां से लिया? स्पेन से। क्लियर है। अगर वो और डीपली चला जाए कि भैया ये बताओ स्पेन ने कहां से लिया, तो ये इसका आंसर क्या है? स्पेन ने खुद बनाए थे। क्या हुआ? क्या ये पॉइंट क्लियर हो? स्पेन ने खुद डेवलप किए थे अपने। तो भैया हमारे यहाँ जो आया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो कॉन्सेप्ट है, वो हमने कहां से लिया? आयरलैंड से। यहां तक बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं कि हमारे संविधान के किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तक है। भैया ये 36 से स्टार्ट होते हैं। हमारे संविधान में आर्टिकल 36 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 51 पे जाके ये समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो ये पूरे के पूरे जो आर्टिकल है 36 से लेके 51 तक, हम एक एक आर्टिकल को शॉर्ट एंड ब्रीफ में समझ लेंगे। पेपर में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे एक भी क्वेश्चंस नहीं छूटा जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? चलिए, हम बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 में एक्चुअलिटी में देखिए, मैंने आपको इससे पहले भाग 3 पढ़ाया था। तो भाग 3 में जो मौलिक अधिकार थे वो 12 से लेके कहां तक थे? 35 तक पढ़ा था। आर्टिकल 12 क्या कहता था? आर्टिकल 12 में किसी भी राज्य को परिभाषा को किसके आधार पर समझाया गया? मौलिक अधिकार के आधार पर। ऐसा ही आर्टिकल 36 है। आर्टिकल 36 में हमने क्या किया? आर्टिकल 36 में जो डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आधार पर राज्यों को परिभाषित किया गया। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्लियर होने के बाद आर्टिकल 37 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 37 से न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब यह है कि सरकार आपको एक वादे करेगी कि भैया जब भी हमारा ये बनेगा, मतलब क्या होता है, जब चुनाव होते हैं तो एक पर्चा जारी करती है सरकार कि अगर हमारी, मतलब अलग अलग पार्टी के लोग अलग अलग तरीके की अपनी घोषणा पत्र को जारी करते हैं, और घोषणा पत्र में ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे, है ना। हम ये सुधार करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम तमाम तरीके की वो अपनी घोषणा पत्र सुनाते हैं। आप भी बटन दबा के आते हैं और वो फाइनली मान लो किसी पार्टी की सरकार बन गई। अब आप लोग ये लगा कि भैया यार 4 साल इसने तो कुछ ही नहीं किया, इसने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी, लेकिन किया तो इसने कुछ भी नहीं, धरातल पे तो इसने कुछ भी काम नहीं किया। तो अब आपको ऐसा नहीं है कि अब आप संविधान के भाग 4 का प्रयोग करके आप उन पर सीधे कोर्ट में जाके केस कर दे कि भैया तुमने जो घोषणा पत्र दिया था उस घोषणा पत्र को सीधे न्यायालय में जाके पेश कर दें। कहते हैं साहब इन्होंने ये कहा था, इनमें से एक काम नहीं हुआ, बातें तो इन्होंने बड़ी बड़ी कर दी, काम इनने एक भी नहीं कराया। तो इसको आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये पॉइंट क्लियर हुआ? भैया वो ऐसी चीज है कि कई बार क्या होता था उस समय, जब ये नीति निर्देशक तत्व जब हमारे संविधान में ऐड किए जा रहे थे, उस समय हमारा देश इतना पावरफुल और इतना डेवलप नहीं था। उस समय सरकारों के पास इतना पैसा नहीं था कि भैया वो आपको गारंटी दे दे कि नहीं हम आपको दे ही देंगे, है ना। ऐसा नहीं था। लेकिन इसी चीज का ध्यान रखा गया कि भाई कोई सरकार ने कह दिया, मान लो कभी कभी, और ये इसका एक और कारण है, क्या होता है कि मान लो किसी राज्य सरकार, इसमें एक चीज और ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा क्यों किया गया। मान लो कि राज्य में किसी और पार्टी की सरकार बन जाए और केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार बन जाए, तो वो दोनों सरकार आपस में एक दूसरे की अपोजिट है। तो फिर वहां से मान लो फंड ही जारी नहीं होगा, मान लो कि केंद्र से उसके लिए फंड नहीं आया, या केंद्र से फंड आने में देरी हो गई, है ना, राज्य के लिए, तो फिर क्या होगा कि वो राज्य उतना डेवलपमेंट करा ही नहीं पाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसी बात को लेके आप न्यायालय चले जाएंगे कि भैया आपने तो ऐसा ऐसा कहा था लेकिन हुआ तो कुछ नहीं।
तो जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, इसके कारण जो सिस्टम गड़बड़ाएगा, तो इसको सुधार करने के लिए इसमें सीधी आर्टिकल 37 का प्रयोग किया जाए कि सरकार जिसकी भी बनेगी, जिसकी पार्टी की बनेगी, वो ये कहेगी भाई हमने कहा था, लेकिन आप हमारी बात को लेके हम नहीं भी पूरा कर पाए, हमने ऐसा कहा था हम सब पूरा करने की कोशिश करेंगे, नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि आप सीधे जाके कोर्ट चले जाए कि आपने तो कहा था लेकिन आप कर नहीं पाए। वो कोशिश करेगी, 5 साल तक पूरी मेहनत करेगी, लेकिन इस बात की वो गारंटी नहीं देगी कि कर पाएगी कि नहीं, है ना। तो आर्टिकल 37 में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा कराने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं को पूरा कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते उस पार्टी या उस सरकार के विरुद्ध। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब आर्टिकल 38 की बात करें। आर्टिकल 38 ये कहता है कि भैया सरकार जब बन जाएगी किसी भी पार्टी की, तो वो जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी। कल्याणकारी योजना का मतलब ये होता है कि किसी भी जनता के लिए, जनता के मतलब जनता के जो लोग हैं, जो भी लोग हैं, उनके लिए कल्याणकारी या वेलफेयर योजनाएं बनाई जाएंगी, वेलफेयर प्लानिंग की जाएगी, जिससे उनका जीवन कठिन से थोड़ा सा सरल हो पाए। क्या ये बात समझ में आई? जैसे कि राशन कार्ड बना दिया जाएगा, है ना। राशन कार्ड है आपका, राशन कार्ड में आपको गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, शक्कर मिलती है, मतलब आपका क्या है, आपके जन कल्याण की योजनाओं को बनाया जाएगा। जितनी भी योजनाएं निकल रही हैं, जैसे उज्ज्वला योजना निकली थी, आपने देखा था, सब्सिडी सिलेंडर वाली, और अलग अलग तरीके की जो योजनाएं सरकार बनाती है, वो कल्याणकारी योजनाएं आर्टिकल 38 के तहत ही बनती है। क्या ये बात समझ में आई? लेकिन वो योजनाएं का क्रियान्वयन पूरे तरीके से होगा या नहीं होगा, नहीं हो पाया तो आप उसको लेके आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में या उसके लिए कहीं जा नहीं सकते, कोर्ट में, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ये बात समझ में आई? अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 39 की। आर्टिकल 39 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 39 ये कहता है कि समान काम के लिए समान वेतन। ये किसके लिए कहा गया है? ये स्त्री और पुरुष के लिए कहा गया है। मान लो सरकार ने कोई गवर्नमेंट जॉब निकाली, उस गवर्नमेंट जॉब में सेम पद के लिए, मतलब सेम पोस्ट के लिए लड़की भी सिलेक्ट हुई और एक लड़का भी सिलेक्ट हुआ। अब ऐसा नहीं हो सकता कि लड़का, मतलब 2 पद है, सेम पोस्ट के 2 पद है, मतलब 2 वैकेंसी है एक ही पद की, तो दोनों में, एक में लड़का सिलेक्ट हुआ, एक में लड़की, लेकिन इन दोनों को हम अलग अलग वेतन नहीं देंगे। मतलब जो आदमी सेम पद पे सिलेक्ट हुआ है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, मतलब या तो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों को समान काम करने का समान ही वेतन मिलेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल क्या कहता है? 39। अब हम बात करते हैं 39 के ए, मतलब 39 का का। 39 का का ये कहता है भैया निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क विधि सहायता क्या होती है? जैसे मान लो आपने कोई अपराध कर दिया, ठीक है, अब वो जो आपने अपराध किया है, अपराध करने के बाद अब आपका कोई यही नहीं है, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, आप जेल चले गए। जब आप चले गए, जब आप जेल चले गए और आपका कोई यही नहीं है आपकी मदद करने वाला, तो अब ऐसा नहीं है कि आप जेल में बंद रहेंगे, नहीं, फिर आपको एक सरकारी वकील सरकार खुद प्रोवाइड कराएगी, मतलब आपको एक सरकारी वकील भी मिलेगा। क्या ये बात समझ में? अगर आपके पास पैसे नहीं है वकील करने के, तो सरकार आपको वकील प्रोवाइड कराएगी। तो निःशुल्क विधिक सहायता कौन है? 39A के तहत। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में भैया हमने ग्राम पंचायतों का संगठन किया। क्या किया? हमारे देश में, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है दोस्तों। कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। तो यहाँ पे गांव का एरिया ज्यादा है, तो आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन पर विशेष जोर दिया गया, जिससे गांव का विकास हो सके। क्या हो सके? गांव का विकास हो सके, गांव का डेवलपमेंट हो सके। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी एक बार, तो उस योजना के तहत क्या हुआ था? इस योजना के तहत क्या हुआ था? गांव में पक्की सड़कें बनाई गई थी। आपको याद होगा, पक्की सड़कें बनाने से उससे क्या हुआ? गांव का विकास होगा, 2 गांव को आपस में जोड़ा जाएगा, गांव को शहरों में आपस में जोड़ा जाएगा, मतलब गांव के डेवलपमेंट के लिए आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन हुआ। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 क्या कहता है? आर्टिकल 41 ये कहता है कि कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, मतलब कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, जैसे आप शारीरिक रूप से कमजोर है ना, शारीरिक रूप से कहीं आपको कोई कमी है आपकी शारीरिक रूप से, जैसे कि आप विकलांग हैं, या दूसरी दशा आपकी ये हो सकती है कि भैया आपका कोई सरपरस्त नहीं है, आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं है, या मतलब ऐसी कई तरीके की सुविधाएं हैं आपको सरकार प्रोवाइड कराएगी। जैसे विकलांगों को साइकिल वितरण की जाती है ना, विकलांगों को पहले साइकिल दी जाती थी, आपने देखा होगा, हाथ से चलाने के लिए साइकिल दी जाती थी। या फिर जो कोई विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन स्टार्ट कर देती है सरकार, है ना, वृद्धा पेंशन स्टार्ट कर देती है। जैसे मान लो कोई वृद्ध जन है, वृद्ध दंपत्ति है, उसके बच्चे ही नहीं हुए थे, तो बच्चे नहीं है, तो जब बच्चे नहीं है तो वो दोनों अकेले रह गए, फिर उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा? तो उसके लिए पेंशन बनाई गई है ना, वृद्धा पेंशन। तो ये सारी के सारे किस आर्टिकल के तहत सरकार देती है आपको? आर्टिकल 41 के तहत। अब आर्टिकल 42 की अगर हम बात करें, तो न्याय संगत मनोचित दशा। न्याय संगत मनोचित दशा का मतलब ये होता है कि जो
प्रसूति सहायता। सरकार आपके जैसे मान लो कोई भी लेडी है, उसका बच्चा हुआ है, बच्चा होने के बाद उसको रिकवर होने के लिए कुछ ना कुछ तो समय चाहिए, तो उस समय के लिए उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी दी जाती है ना, प्रसूति सहायता दी जाती है। वो किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 42। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ? चलिए अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 का मतलब यह निर्वाह योग्य मजदूरी। भैया सरकार अगर आपसे कोई भी काम कराएगी, जैसे आपने देखा होगा कि जब आप नौकरी में सेलेक्ट होते हैं या किसी भी नौकरी का फॉर्म भरते हैं, मैं आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं, आपको एकदम से क्लियर रहेगा, ये आर्टिकल कभी नहीं भूलेंगे। आप सबसे पहले ये पूछते हैं कि यार इसकी बेसिक सैलरी कितनी है। देखते हैं ना किसी भी एग्जाम में जब आप फॉर्म भरते हैं तो आप उसका नोटिफिकेशन पढ़ते हैं, भैया बेसिक कितना है इसका। बेसिक का मतलब पता है क्या होता है? बेसिक का मतलब भैया इतना तो आपको मिलेगा ही, इससे कम नहीं देगा। मतलब आपको किसी भी काम करने के लिए कम से कम इतना वेतन दिया जाएगा कि वो आप अपना जीवन चला सकें। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा कि आपको ऐसे इतने पैसे दिए जाए कि जो पैसे आपको काम करने के मिल रहे हैं उससे आप अपना जीवन यापन ही नहीं कर पा रहे। मतलब दिन भर काम करा रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है आपको 10 रुपए, तो 10 रुपए में आप क्या जीवन निर्वाह कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये सारे का सारा किसके तहत है? आर्टिकल 43 के लिए। आपको कम से कम एटलीस्ट इतनी तनख्वाह तो देनी पड़ेगी, देगी सरकार, कि आपका जीवन यापन हो पाए। अब अपन बात करते हैं 43 के का की। 43 का क्या है? उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भूमिका। मतलब कोई भी मैनेजमेंट है, किसी भी मैनेजमेंट को जब हम पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई भी मैनेजमेंट रखते हैं, तो उसमें जितने भी वर्कर्स हैं, जो भी काम करने वाले लोग हैं, उनकी भी सलाह ली जाएगी और उनकी पूरी तरीके से भूमिका को निभाया जाएगा, है ना। ये किसके तहत है? आर्टिकल 43 के का के तहत। अब हम 43 के खा के में बात करें, 43 का खा है सहकारिता, मतलब कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव मतलब जानते हैं? सहकारिता। ये है, तो ये 43 के खा में किसकी बात करिए? सहकारिता की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 में बहुत सारी बातें होती हैं। समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता का मतलब ये होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब कि ये होता है कि भैया इसमें ये कहा जाता है कि आप अपनी जो, जैसे कि कोई भी शादी होती है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति और रिवाज से शादी होती है ना। लेकिन जब शादी टूटेगी, लीगल वाइज जब वो एक दूसरे से अलग होंगे, तो सबकी प्रक्रिया समान होगी, है ना, चाहे वो किसी भी धर्म की शादी हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो। ये बात समझ में आई? मतलब आपकी जो विवाह की जो रस्में हैं, वो आपके, ये कह सकते हैं कि भैया आपके जो कि आपके रिवाज, आपके धर्म के आधार से आपके सबके रिवाज अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे से अलग होंगे कोड के तहत, तो सबका प्रोसीजर एक ही होगा। मतलब ये बात समझ में आई? तो इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? इसको एग्जाम्पल से मैंने समझाया। अब आर्टिकल 45 की बात करें तो 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी। जैसे इसके लिए मैं सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी में 6 साल के जो छोटे बच्चे हैं, उनका टीकाकरण किया जाता है। आपको मालूम है टीकाकरण क्यों किया जाता है? जिससे उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाया। जैसे आपने देखा होगा एक योजना चल रही थी, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष योजना में क्या था कि बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए क्या क्या चलाया गया था? मिशन इंद्रधनुष। उसमें अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, जैसे डीपीटी का टीका लगाया जाता है ना, बीसीजी का टीका लगाया जाता है, चेचक का टीका लगाया जाता है, टिटनेस का टीका लगाया जाता है, आयरन का टीका लगाया जाता है। ये सारे के सारे टीके लगाए जाते हैं। मतलब सरकार 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ध्यान। आपने देखा होगा कि पोलियो को खत्म करने के लिए पोलियो ड्रॉप लाई जाती है ना। ये सब किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 45। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में क्या है? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान है ना। जब भी सरकार कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकालेगी तो उसमें आरक्षण की सुविधा रखेगी, है ना। किन किन लोगों के लिए? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। क्या ये बात समझ में आई? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य एवं पिछड़ा वर्ग की। देखा होगा आपने कोई भी फॉर्म निकलता है तो अलग अलग सीटों का आवंटन रहता है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग सीटें रहती हैं, है ना। ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 46 के तहत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 का ये कहना है कि आर्टिकल 47 में पोषण आहार, मतलब लोगों के लिए, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान सरकार रखेगी। पोषण आहार, इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई हम शराब और नशा मुक्ति पे प्रतिबंध कर सकते हैं, है ना। शराब को प्रतिबंध कर सकते हैं। शराब को कई जगह बंद कर दिया, कई स्टेटों में शराब यूज नहीं होती, है ना। तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है? आर्टिकल 47 के तहत। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 ये कहता है कि ऐसे कृषि और पशुपालन में अगर आपको वृद्धि करनी है तो अच्छे किस्म के बीज आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, है ना। और जितने भी आपके दुधारू पशु हैं उनकी हत्या पर रोक लगाई जाएगी, है ना। और उनकी नस्लों में सुधार कैसे किया जाए,
है ना। जैसे आपने देखा होगा होलिस्टीन गाय आती है, होलिस्टीन गाय बहुत ज्यादा दूध देती है, अलग अलग वेराइटी की गाय आती है, तो उनका पूरा ध्यान रखना, मतलब उनकी हत्या पर रोक लगाना, इन सारी चीजों को रोकथाम करना और उनकी वृद्धि करने के लिए 48 का प्रयोग करके सरकार उनके लिए वेलफेयर योजनाएं बनाएगी। 48 का क्या है, पर्यावरण वन एवं वन्य जीव संरक्षण। पर्यावरण वन, पर्यावरण वन और वन्य जीव संरक्षण का मतलब यह है कि जैसे कोई भी जंगल है, जब जंगल धीरे धीरे ऐसा लगता है कि जंगल में रहने वाले जो भी जानवर है या कोई जानवर की प्रजाति लुप्त होनी चली जाएगी, अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो लुप्त हो जाएगी। तो उस चीज को ध्यान रखने के लिए हम कई सारे अभ्यारण्य बना देते हैं, कई सारे हम राष्ट्रीय उद्यान बना देते हैं। तो सरकार कभी देखना किसी जंगल को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देती है या अभ्यारण्य घोषित कर देती है, तो फिर पर्टिकुलर कोई भी एक प्रजाति का संरक्षण रखा जाता है ना। तो ये किस आर्टिकल के तहत होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 48 के का के तहत। अच्छा, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 49। 49 क्या है, राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा। राष्ट्रीय स्मारक मतलब कि जैसे जैसे कि मान लो आपका ताजमहल है ना, जैसे कि आपका ताजमहल है, लाल किला है, और जितने भी हमारी धरोहर धरोहर है, उन सभी की रक्षा कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। किस आर्टिकल के तहत करेगी, आर्टिकल 49 के तहत। आप जब ताजमहल घूमने आते हैं तो टिकट लगता है, वो टिकट का पैसा कहां जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। उस गवर्नमेंट के पास जो पैसा गया, उसका पैसा कहां यूज होता है, उसके रखरखाव में खर्च में यूज होता है। क्या ये बात समझ में आई। कई सारे गार्डन है, उन गार्डन में जब हम किसी भी गार्डन में घूमने जाते हैं या हम चिड़ियाघर में घूमने आते हैं, तो हम जो गवर्नमेंट टिकट लेते हैं, वो टिकट का मतलब क्या है, उस टिकट का पैसे का जो गवर्नमेंट में जाता है, वो पैसा कहाँ यूज होता है, उसी के रखरखाव में यूज होता है ना। वो किस आर्टिकल के तहत है, 49। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या कहता है, आर्टिकल 50 ये कहता है दोस्तों कि जो आर्टिकल 50 है, इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से पूरी तरीके से अलग कर दिया गया है ना। जैसे कि हमारे देश में जो संसद है, एक होता है कानून बनाने वाले, फिर एक होता है कानून को फॉलो करने वाले, और एक होते हैं कि ये देखने वाले कि ये चीजें सही चल रही हैं या नहीं चल रही। कार्यपालिका हमारी क्या है, कानून बनाने वाली, और कानून को फॉलो करने वाले। देखो, कार्यपालिका को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या हुई, हमारी कोर्ट है ना, और कार्यपालिका हमारे जो कानून को फॉलो करते हैं, है ना, जो कानून को मतलब क्रियान्वयन करने वाले लोग, है ना, उसी को तो कार्यपालिका बोले, और उसको न्यायपालिका जो कानून बनाने वाले, इन दोनों को अलग कर दिया गया। किस आर्टिकल के तहत कर दिया गया, आर्टिकल 50। पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया, किस आर्टिकल के तहत, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो आर्टिकल क्या है, 50। क्या ये बात समझ में आई। चलिए अब हम बात करते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं 50-50, दोनों को बराबर कर दिया है ना। 51 क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय शांति। मतलब कोई भी राज्य का, कोई भी देश का, कोई भी जगह, कोई भी एरिया और कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखने का सतत प्रयास करेगी। मतलब ऐसे कोई भी कार्य नहीं करेगी जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति को भंग हो। क्या ये बात समझ में आई। अच्छा, एक्चुअलिटी में ये सारी चीजें किन जगह के लिए लेके आई गई, जो कि किसी भी अदर कंट्री से जब हमारे किसी राज्य का बॉर्डर लगता है, तो वहां पे इन चीजों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि भैया आपको ऐसे कोई काम नहीं करना जिससे अंतरराष्ट्रीय जगह पर कोई समझौता, मतलब अंतरराष्ट्रीय जगह पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, है ना। वो चीज को शांति बनाए रखने के लिए सभी राज्य अपनी अंतरराष्ट्रीय शांति का पूरा ध्यान रखेंगे। यह आर्टिकल 51 के तहत है। मुझे लगता है मैंने आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक मैं आपको लेके आ गया हूं, और एक एक आर्टिकल मैंने आपको समझाया है, और हम संविधान के भाग 4 आराम से कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे भाग 5, और भाग 5 में पॉलिटी में हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते जाएंगे, है ना। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन काम की सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।